देश की आधी आबादी को सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए केंद्र सरकार 16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र आहूत करने जा रही है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल आएगा और जो सत्ता में महिलाओं को हिस्सेदारी दिलाएगा। इस बिल से बहुत उत्साह है पूरे देश में, खासकर महिलाओं में। उन्हें अब लग रहा है कि सरकार उन्हें सच में अधिकार देना चाहती है। आज हमारे साथ ढेर सारी महिलाएँ हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस बिल के जरिए उन्हें कैसा संदेश मिला है और कैसी उम्मीद जगी है। जब बताइएगा कि इस बिल के जरिए जो संदेश आप लोगों के बीच आया है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, लंबे समय से देश की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि मेरा अधिकार मिले, लेकिन कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही और उसने इस बिल को दबा के रखने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया। उन्होंने आधी आबादी को, चाहे आप योजनाओं के माध्यम से लीजिए, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने तब से लेके लगातार उन्होंने जो भी योजनाएं बनी उन योजनाओं में केंद्र बिंदु नारी ही रखी है। और अब तो पहले उन्होंने योजनाओं के माध्यम से उन महिलाओं को सम्मान दिया जिनके सर पर छत नहीं थी। उनको एक महिला का सपना होता कि मेरा मकान हो, घर हो, मेरे परिवार, मेरे पति, मेरा परिवार बैठ के एक साथ चाय पिए, तो वो काम देने का काम किया, सपना पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने। एक यही नहीं, मैं तो एक आती हूँ कि मुझे तो लगता है कि देखिए मुस्लिम महिलाओं के साथ कितनी असुरक्षित अपने ही परिवार में हुआ करती थी। मोदी जी ने कठोर निर्णय लेकर जब 3 तलाक का कानून बनाया और मुस्लिम महिलाओं को भी उन्होंने सुरक्षित किया, तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम था। उसी के साथ उन्होंने कहा कि देखिए महिलाएं काम करती हैं, लेकिन तकनीकी कमाई से भी महिलाओं को जोड़ा जाए। तो उन्होंने उन गांव की महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनको भी उन्होंने ड्रोन दीदी के माध्यम से उनको सम्मान दिया और उनको आत्मनिर्भर बनाया। तो मेरा तो यही कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना लागू करके उन्होंने देश की महिलाओं को, बेटियों को सम्मान के साथ साथ, उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर भी बनाने का काम किया। और उन्होंने कहा कि अब देखिए देश की मातृशक्ति, स्वाभिमान मिला, सम्मान मिला, लेकिन राजनीति में भी भागीदारी होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने 2023 में नारी शक्ति वंदन बिल पारित किया और पारित करके जब देश की महिलाओं के हाथों में सौंपा तो महिलाओं को लगता था कि हाँ अब मुझे अधिकार मिला। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न था कि आखिर इस बिल का क्रियान्वयन कब होगा। उसको भी देखिए, वो समय पास आ गया। 16, 17, 18 को विशेष सत्र बुलाकर उसको पारित होने जा रही और 29 में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जब गांव की महिला भी, एक छप्पर में रहने वाली महिला भी जब विधायक और सांसद बन के अपने सदन में जब अपने क्षेत्र की महिलाओं के भविष्य के निर्माण में भी उसका योगदान होगा, तो निश्चित तौर से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि जिस देश की महिला शिक्षित है वो देश समृद्ध होगा। आज उससे देश के निर्माण में हमारे देश की महिलाओं का पूरा योगदान रहेगा। और मैं इन सब बहनों के साथ नहीं, उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ साथ मैं देश की महिलाओं से और बहनों की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे यही आता है कि कभी कभी ऐसे मनीषी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और वो मनीषी ने हमारे देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी और आज का नया भारत का जो निर्माण किया वो बहुत ही सराहनीय है। ये बताइएगा कि क्या महिलाएं इतना बड़ा अधिकार लेने के तैयार कर पाई हैं अपने आप को? बिल्कुल, महिलाएं आज से नहीं, आपने देखा होगा हमारा सनातन धर्म से ही महिलाओं के, जो हम भारतवर्ष में महिलाओं की जो भूमिका रही है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। चाहे वो पद्मावती जी हों, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे और अन्य महिलाएं हों। और मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं भारतवर्ष में जन्म ली हूँ और स्त्री हूँ और मेरे सामने ही ये बिल पास होने जा रहा है। इसलिए मैं तहे दिल से नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ताकि स्त्री एक पुरुष के साथ कंधा मिला के चले। बिल आने वाला है, विशेष सत्र होने जा रहा है संसद का। जो महिला सांसद अभी फिलहाल वहाँ मौजूद हैं, उनको कैसा लग रहा होगा? जो महिलाएं उम्मीद देख रही हैं कि आने वाले दिन उन्हें मौका मिलेगा, उन्हें कैसा लग रहा है? ये मौका सबके लिए है, ये मौका समस्त नारी शक्ति के लिए है। और हमारा देश भारत ऐसा देश है जहाँ कहा जाता है यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और इस बात को सार्थक किया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। आज हम सभी बहनें
गौरवान्वित हैं। हम सब बड़े ही हर्ष से ये कह सकती हैं कि हाँ, हम भारत की बेटी हैं, हम सशक्त हैं, हम समृद्ध हैं, हम शक्तिशाली हैं। और हम सभी अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, हमारे सशक्तिकरण के बारे में सोचा और किया। और मैं सच बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को उसका अधिकार दिया, महिलाओं को सुरक्षा दिया और महिलाओं को सम्मान दिया। धन्यवाद मोदी जी। विधायिका में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो क्या बदलाव देख रही हैं आप, कैसा बदलाव आएगा? देखिए, जो महिला घर चला सकती है, आपने देखा होगा कि जब महिला जन्म लेती है तो 2 परिवारों को लेके चलती है। वो शादी करके दूसरे परिवार में जाती है तो जब जन्म लेती है तो अपने पिता का परिवार भी संभालती है, और जब ससुराल जाती है तो पूरा ससुराल भी संभालती है। जब वो विधायक बनेगी और नेतृत्व करेगी तो महिलाओं के साथ साथ उन सब चीज़ों को समझेगी, वो जो महिलाओं जिस कष्ट से गुजरती हैं महिलाएं, तो वो विधायक बनने के बाद पुरुषों का भी नेतृत्व कर पाएगी कंधे से कंधे मिलाकर, और अपना नेतृत्व करेगी, अपनी बहनों का नेतृत्व कर पाएगी। जो बात महिलाएं जेंट्स विधायकों से नहीं कह पाती वो अपनी बहन से कह पाएंगी। तो विधायक बनने के बाद मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने यह विचार किया। जब से भाजपा की सरकार बनी और मोदी जी आए हैं, आपने देखा होगा उन्होंने पूर्णतया महिलाओं के हर चीज़ के बारे में, चाहे उज्ज्वला गैस योजना, उन्हें पता था कि उनकी मदर कैसे, मतलब लोग आते हैं आंखों में धुआं आता है, तो वो उस बारे में भी सोची। उन्होंने उनकी स्वच्छता के बारे में भी सोचा कि मेडिकल से संबंधित महिलाओं को बहुत समस्याएं होती हैं, तो वो भी लागू किया उन्होंने। और उन्होंने ये भी देखा कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा कष्ट किस बात का होता है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती हैं पर पढ़ा नहीं पाती, तो उन्होंने बेटियों को पढ़ाने के लिए भी धनराशि के लिए व्यवस्था की। तो मोदी जी ने हर तरीके से सम्मान दिया। उन्होंने ये भी देखा कि जब महिलाएं बाहर निकलती थी तो वॉशरूम नहीं हुआ करते थे, तो स्वच्छता को लेकर वॉशरूम की भी उन्होंने सबसे पहले, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने लाल किला से यही बात कही। तो लोगों ने कहा कि अरे प्रधानमंत्री होके भाई, अपोजिट वालों ने हमेशा ये बात उठाई कि अरे बताइए वो इस बात की बात कर रहे हैं, उन्हें देश की और बात करनी चाहिए थे। लेकिन उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, हम बहनों को इतना सम्मान दिया, सुरक्षा दी, और आज हमें भागीदारी दे रहे हैं इसलिए कि उन्हें पता है कि जो बहन घर चला सकती है तो वो देश भी बहुत अच्छे से चला सकती है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हम सब बहनों के बारे में विचार किया। थैंक यू। ये बताइएगा, जब ये बिल आएगा, सीटें बढ़ेंगी, चुनाव होगा तो सभी दलों से महिला प्रत्याशी सामने आएंगी, तो आपका मुकाबला भी दूसरे दल की महिलाओं से होगा, तो क्या तैयारी है इसके लिए? भैया मेरी तो पूरी तैयारी है, क्योंकि मैं तुलसीपुर विधानसभा से अभी तैयारी भी कर रही हूँ। कहा जाता है आधी आबादी और पूरा हक अब मिल रहा है। 33% आरक्षण जो हम लोगों के लिए लागू किया गया, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, और पूरे मातृशक्ति और महिला शक्ति की तरफ से उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर किसी ने महिलाओं के बारे में सोचा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा। सरकारें हम लोगों के पिछले टर्म में भी आपने देखा होगा, लेकिन महिलाओं के बारे में इतना किसी ने नहीं सोचा जितना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप चुनाव लड़ भी चुकी हैं एक बार, फिर से एक तरह से पार्टी की नज़र आपके ऊपर है कि आपको मौका देगी। जो बिल आ रहा है जिससे एक मौका ज़्यादा मिलेगा महिलाओं को, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? थोड़ा कंपटीशन कम होगा इससे? नहीं, कंपटीशन की तो बात नहीं है। जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी सोच है कि जो भी सक्षम है, जो भी समर्थ है, उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन महिलाओं के विषय में है कि बाकी सारे क्षेत्रों में हम अगर देख लें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, चाहे कोई व्यापार और बिजनेस के मामले में देख लें, तो उसमें ये अंतर नहीं होता महिला और पुरुष में। अगर आप समान रूप से मेहनत कर रहे हो, समान रूप से कार्य कर रहे हो, क्षमता है समान, तो आपको समान अवसर मिलता है आगे बढ़ने का। लेकिन राजनीति मुझे लगता है एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे बहुत आवश्यकता थी कि उनको किसी न किसी अधिनियम के तहत, किसी न किसी कानून के तहत आगे बढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को मौका दिया है। और 2017 की बात है, 2022 की बात है, हम लोग भी लगे हुए थे, और मेरा टिकट ना हो पाने का मुझे कारण लगता है कि शायद महिला होने के नाते मुझे वो टिकट नहीं मिला, और अभी वो मुझे अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे अभी तो मुकाबला पुरुषों से ही होता था, टिकट के लिए भी लड़ना है, फिर चुनाव में भी लड़ना है, अब थोड़ा रहेगा कि आपका मुकाबला महिला से ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जीतेगी महिला ही। मतलब हमको तो पहुंचाना है वहाँ महिला को। 33% महिला पहुंचेगी, वो भारतीय जनता पार्टी की होगी या अन्य दलों की होगी। पहुंचाने का मकसद है कि वहाँ महिला पहुंचे। ये एक सोच है प्रधानमंत्री जी की, और इसी सोच को लेके हम लोग भी खुश हैं, उत्साहित हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। ये बताइएगा कि महिलाओं की संख्या राजनीति में बढ़ेगी, और अभी तक जो था कि बहुत कम सीटें थी, बहुत कम अवसर थे, तो कम महिलाएं आती थी। आपको क्या लगता है कि बिल आने के बाद से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी? माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में देश के मुख्य प्रधानमंत्री बने, तो तब से ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है।
आप देखिए जो महिलाएं हमें फील्ड में नहीं मिलती थी, आज वो महिलाएं जागरूक होकर और अपने हक के लिए तैयार हैं। और आज इसका अवसर हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को दे रहे हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए ये अवसर दिए हैं। महिलाओं के लिए अवसर इसलिए भी ज़रूरी है कि जब महिला एक परिवार चला सकती है तो उसकी सहभागिता राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और वो महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अपने क्षेत्र में कितनी कारगर होगी, ये महिलाएं जब राजनीतिक मंच पर पहुंचेंगी तो ये हमें ज़रूर दिखाई देगा कि एक महिला के आने पर और एक पुरुष के आने पर दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा आपको। जो महिलाएं परिवार को बहुत अच्छी तरीके से चलाती हैं वही महिलाएं, पुरुष तो केवल बाहर देखते हैं लेकिन महिलाएं घर भी देखती हैं और बाहर का भी देखती हैं। इसलिए हमको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ये जो बिल आ रहा है, महिलाओं को मौके ज़्यादा मिलेंगे। अभी जो संसदीय परंपरा है, जैसे कहा था बड़ी गिरावट आ रही है, बड़ाई हो रहा है, क्या आपको लगता है कि महिलाओं की हिस्सेदारी जब बढ़ेगी तो इसमें सुधार होगा? और जी अवश्य सुधार होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं को कहा जाता है कि अगर एक महिला शिक्षित है तो वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र विकसित होता है। तो अगर एक महिला का, अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी इस अधिनियम के माध्यम से 33% की भागीदारी आएगी तो ये परिवर्तन आपको संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा, लोकसभा, सभी जगह दिखाई पड़ेगा। और बहुत अवश्यंभावी है क्योंकि मोदी जी ने बार बार हम लोगों को अपने विजय का श्रेय दिया है, कहा कि महिलाएं हमारे विजय की सारथी हैं। तो अब ये उनका पे बैक टाइम है, वो हम लोग को धन्यवाद, मतलब उसके बहाने हम लोग को शुक्रिया कह रहे हैं और इसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद, ये हम लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई बार से देखा जाता है कि राजनीति में महिलाएं बड़ा रोल अदा कर रही हैं। बिहार में भी नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री रहे तो कहा गया कि आधी आबादी उनके साथ रहती है। इतना बड़ा जो फैसला केंद्र सरकार लेने जा रही है, इसका क्या असर देख रही हैं आप राजनीति पर? इतना बड़ा जो फैसला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, बहुत ही अच्छा किया है। महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो घर में रहकर जो है राजनीति में आना चाहती थी लेकिन वो आ नहीं पा रही थी, और वो घर भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं, जैसा कि दीदी ने बताया। और घर को देखते हुए अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं तो अपने परिवार को और दूसरे परिवार को और बच्चों को शिक्षित करती हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों योजनाएँ चलाई नारी शक्ति के लिए। आपके आयुष्मान कार्ड द्वारा देखिए, और जो है समूह के द्वारा कितनी महिलाएँ जो बेरोजगार थी वो रोजगार आज कर रही हैं। ये हमारी जो है पार्टी है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी 36 देशों में अपना वर्चस्व झंडा लहरा चुके हैं। और शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो इस तरह का प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा कदम उठाया होगा, और हर जगह पर, हर मोड़ पर वो नारी का सम्मान करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। और आने वाले समय में वो और भी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और बढ़ती ही चली जा रही हैं। ये नारी का सम्मान, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में जैसे आधी आबादी का महत्व बढ़ा, राजनीति में उनको मिला। एक बड़ा फैसला बिहार में हुआ कि माना था महिलाओं के दबाव में शराबबंदी लागू हुई बिहार राज्य में। तो अगर इतनी भागीदारी राजनीति में बढ़ती है, जैसे आरक्षण लागू होगा, तो क्या कोई ऐसा बड़ा बदलाव बताइए जो हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर पहले महिलाओं के जन्म से लेकर उनका जन्म सुनिश्चित किया, उसके बाद उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित की, उनका स्वाभिमान, उनका सम्मान। और आज उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में जो 33% आरक्षण की बात कही है, ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी आपने एक शब्द पूछा था कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहले हमारे देश की महिलाओं को तैयार किया, उनको जन्म से लेकर सशक्त बनाया, सम्मानित बनाया, स्वतंत्रता दी, उनको बताया कि समाज में कैसा उनका स्थान होना चाहिए और किस स्थिति में वो अपने स्थान को साबित कर सकती हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में हमें इतना काबिल बनाया, इतना सशक्त बनाया कि हम अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और अपने देश के लिए हमेशा तत्पर और सक्षम रहेंगे। तो जैसे एक किसी सेना का सेनापति होता है, वो अपनी सेना को पहले तैयार करता है, वैसे उन्होंने हमारी नारी शक्ति को अपने इस कार्यकाल में तैयार किया। और उन्होंने आज जब राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी की बात कही तो उनको ये पूर्ण विश्वास है कि जिस सेना को उन्होंने तैयार किया है देश की राजनीति के लिए, वो देश के गौरव को और आगे बढ़ाएगी। और जो उनका 2047 में देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है, उनको ये पूरा आशा और विश्वास है कि उनके देश की महिलाएं भारत को उस वर्चस्व पर, उस स्थान पर ज़रूर उपस्थित करेंगी। और हम सबको इतना सशक्त बनाने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन को इतना यथार्थ और सार्थक बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भारत देश की सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश संदर्भ में अगर बात करें तो ये जो बिल आएगा और जो आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, सीटें बढ़ेंगी उनकी, तो उत्तर प्रदेश संदर्भ में बताइएगा कि क्या बड़ा बदलाव आप देख पा रही हैं इससे होगा? उत्तर प्रदेश सरकार में भी वही बदलाव होगा जो आपका पूरे राष्ट्र में होगा। जैसा कि मैं सबसे पहले तो मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हाथ जोड़ करके कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए पहले दिन से चिंता करते, मतलब उन्होंने बिना किसी राजनीतिक दल की चिंता करे हुए 33% जो आरक्षण लागू किया, उनका एक ही भाव था कि किस तरीके से महिलाओं को सदन में, विधानसभा में पहुँचाएँ और वो नीचे लोगों की, जितने भी नीचे तबके की महिलाएं हैं जो अपनी बात किसी से कह नहीं पाती हैं, उनसे कह के उनकी उन समस्याओं को वहाँ तक पहुँचा के उसके अनुसार आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए नियम कानून बनाएं। आप जानते होंगे कि कोई भी राष्ट्र तब सशक्त होता है जब उस राष्ट्र की नारी सशक्त होती है, और नारी को सशक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया कि शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भर, स्वास्थ्य, किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और हर चीज़ से हमारे राष्ट्र की महिलाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर 11 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसी तरीके से महिलाओं के लिए लगातार लगी हुई है। अब आज के डेट में कोई भी इंसान, कोई भी गुंडा बदमाश किसी भी तरीके से किसी महिला के ऊपर कोई नज़र उठा के नहीं देख सकता है। तो वो सारे बदलाव को देखने के बाद आज हमारी महिलाएं इतना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और जब हमें ये बदलाव मिला, ये अवसर मिला हुआ है कि हम चुनाव लड़ सके, हम बहनों में से कोई चुनाव लड़ेगा और लड़ करके जब यहाँ पे बैठेंगे तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथों में हाथ, मतलब कदम से कदम बढ़ा करके एक हाथ को सशक्त करेंगे हम लोग, तो उससे बहुत बदलाव आएगा। और मैं समझती हूँ कि वो बदलाव अभी भी आपको दिख रहा है, लेकिन वो एक तरीके से लिखित रूप में हो जाएगा बदलाव, कि लिख करके आपको दिखेगा कि ये बदलाव आया हुआ है राष्ट्र में। और इसी के साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इससे पार्टियों को लंबे समय तक देखा गया कि महिला कार्यकर्ता नहीं मिलती थी, सभी दलों की शिकायत रहती थी। अब ये जो बदलाव आएगा, इससे आपको क्या लगता है कि राजनीतिक दलों को भी ये जो किल्लत थी वो दूर होगी? बिल्कुल, जो किल्लत हमारे राजनीतिक दलों को थी वो अवश्य दूर होगी, बल्कि इसके कार्य तो हमारे माननीय मोदी जी ने बहुत समय से पहले ही पूर्व ही प्रारंभ कर दिया था। जो कई योजनाएं उन्होंने चलाई, जैसे हमारी उज्ज्वला योजना, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बहुत चूल्हे में परेशान होती थी, समस्याओं को झेलती थी, आंखों में दिक्कत होती थी, वो सारी समस्याओं के लिए उन्होंने हल किया उज्ज्वला योजना चलाकर। महिलाओं को घर देकर, जैसे कहा जाता है कि महिला का घर नहीं है, लेकिन उन्होंने महिलाओं को घर दिए। हर जगह उन्होंने महिलाओं के हित के लिए कार्य किया। आज हमारी महिला सुरक्षित बाहर निकल सकती है, कोई भी समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए अलग से उन्होंने उपलब्ध कराए। इस तरह हमारे माननीय मोदी जी तो बहुत समय से महिलाओं के हित के लिए कार्य करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, यही उम्मीद है हम लोगों को उनसे। तो उन्होंने उसी हित को ध्यान में रखते महिलाओं को उनके किए हुए कार्यों के देखते हुए, जब उन्होंने देखा कि महिला को उन्होंने सपोर्ट किया तो महिला आगे बढ़ रही हैं। जैसे आप पहले की अपेक्षा देखिए कि इस समय हमारे राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाएं हैं। पुराने टाइम में जाइए नहीं मिलेंगी आपको इतनी, लेकिन आज के टाइम में महिलाएं हैं और वो आगे और ज़्यादा बढ़ेंगी। जो कि आप देखिए पुराने टाइम में महिलाएं सशक्त थीं लेकिन उनका विकास नहीं हो पाया। जैसे कि हम अपनी महारानी लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, जो अगर वो महिला थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जब एक महिला युद्ध लड़ सकती है तो अपने छोटी मोटी समस्याएं, जो समाज की समस्याएं हैं, उसे अवश्य हल कर सकती है। इसके लिए मोदी जी को ये विचार रहा होगा, अवश्य उनको ध्यान में रहा होगा कि हमारी महिला कितनी काबिल है, कितनी योग्य है। उनकी योग्यता को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचाना, उसको समझा और उन्हें इस योग्यता के आधार पर उनके लिए कार्य किया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे महाराज योगी जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए सभी महिलाएं उनका हृदय से ही आभार व्यक्त करती होंगी, धन्यवाद कहती होंगी। कुछ जो हैं जो समाज में खुल के कह सकती हैं, कुछ हैं जो आपके सामने मीडिया के सामने खुल के नहीं कहेंगी, लेकिन खुशी हर महिला को होगी, क्योंकि इससे आज महिला विकसित है। आज की हमारी बालिकाएं जो बच्चियां हैं, उनको आगे उम्मीद है कि हाँ, हमारा भविष्य सिक्योर है। राजनीति में जो हिस्सेदारी बढ़ेगी, इससे क्या लगता है आपके गाँव के लेवल पर कितना बड़ा बदलाव देख पा रही हैं? भाई साहब, गांव के लेवल की आप बात कर रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पूरे अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो वुमेन वर्किंग फोर्स जो है वो केवल 28%, मतलब एक 51% है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो 28% महिलाएं ही हैं जो वर्किंग हैं, जिसका सीधा सीधा असर जो है हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं जिन्होंने महिलाओं के ही नहीं, देश का हित कितना छुपा है महिलाओं की तरक्की में, ये सोच के काम किया।
क्योंकि अगर महिलाएं बाहर आएंगी, काम करेंगी, अगर आप देखिएगा हम अपने इतिहास की बात करें तो आप अगर पुरातन इतिहास उठा के देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री हमारी पढ़ेंगे तो आपने सुना होगा राजमाता, आपने कभी राजपिता नहीं सुना होगा, राजमाता शब्द ही चलता है। राजमाता शब्द चलता था। तो ये बताता है कि उस समय हमारे यहाँ महिलाओं की क्या स्थिति थी। धीरे धीरे वो स्थिति खराब हुई, मुग़ल आए, यवन आए, अंग्रेज़ आए, और जाहिर सी बात है कि महिला एक ऐसी होती है जिसको अपने हर क्षेत्र में अपने आप को बचा के चलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का असर हिंदुस्तान जो 17वीं शताब्दी तक नंबर 1 इकोनॉमी रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ, हमारी स्थिति ख़राब हुई। आज ये स्थिति आई कि आज़ादी के बाद कांग्रेस आई। कांग्रेस ने भी कभी ये नहीं सोचा कि देश का विकास चारों तरफ से कैसे हो सकता है, देश आगे कैसे बढ़ सकता है। जब तक महिला भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में हम आज चौथे पायदान पे हैं। जैसे जैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी ये पायदान हमारा ऊंचा उठता चला जाएगा। नारी शक्ति बिल भी इसी संदर्भ में लाया गया है ताकि राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी सक्रिय रूप से हो सके। आपने एक महिला से प्रश्न पूछा कि क्या महिला ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। भाई साहब, मैं बहुत क्षमा चाहूँगी पर मुझे आपके इस प्रश्न पे आपत्ति हुई थी उस समय, क्योंकि यही हमारी समस्या है देश की कि हम सोचते हैं कि महिला क्यों नहीं जिम्मेदारी ले सकती। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि महिला जिम्मेदारी, वो महिला जो आप कई बार ऐसा दिखता है ना कि वो कहीं अपने घर के किसी परिवार के पुरुष सदस्य के पीछे खड़ी हो जाती है। उसका भी कारण हमारे सामाजिक परिवेश है, उसका भी कारण हमारी गुलामी से जुड़ा हुआ है। यही मोदी जी ही इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों दिया। क्योंकि जब आप महिला को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक आप उसको पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, वो कैसे अपने अधिकारों को समझेगी। आपको ही अगर पढ़ाया लिखाया ना जाए और घर में बंद कर दिया जाए तो क्या आप इस तरह से बन पाते आज? क्या आपके व्यक्तित्व का ये विकास होता? नहीं होता ना, अवसर होता है। तो यही भाजपा ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने सोचा कि महिलाओं को भी हमें आगे लाना है। और जो ऐसा नहीं है कि महिलाएं सक्षम नहीं थी, आप ही पुरुषों ने दबा के रखा था। चलिए, मौका मिल रहा है, मौका मिलेगा भाई साहब, मौका भी मिला है। और इसका असर देखिए, आप बहुत छोटी बात होगी कि गाँव की महिलाओं पे क्या, इसका असर हिंदुस्तान का विश्व के पटल पे पड़। गांव थोड़ा पिछड़ा था इसलिए असर पर ज़्यादा दिखेगा। गांव की महिलाएं, आपको पता है आज की डेट में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है। स्वयं सहायता समूह का जो कॉन्सेप्ट हमारी सरकार ने लाया है उससे सशक्त कौन हुआ है? महिलाओं की भागीदारी इकोनॉमिकली बढ़ी है, फाइनेंशियली बढ़ी है। उसका असर सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ा है और जिसका असर है हम आज चौथे नंबर पे आए हैं। तो गांव की महिलाएं भी जरूरी नहीं है कि स्कूल जाने से ही वो शिक्षित हुई हैं, उनको अवसर मिला है, वो आगे आई हैं। और आप देखिए, महिलाएं बहुत जिम्मेदार होती हैं और बहुत समझदार होती हैं और मल्टीटास्कर होती हैं, एक साथ आपको सब कुछ करके दिखाएंगी। आप सुन रहे थे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं के उत्साह के बारे में, किस तरीके से उनके भीतर उत्साह है, वो अपनी बड़ी भूमिका लेने को तैयार हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में राजनीति में क्या बदलाव आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।